बैलेंस्ड ग्रोथ मॉडल, संतुलित आर्थिक विकास मॉडल। डेवलपिंग कंट्रीज़ के आर्थिक विकास में आने वाले अवरोधों के विश्लेषण से पता चलता है कि ये देश पिछड़ेपन के भंवर अर्थात वॉर्टेक्स ऑफ बैकवर्डनेस में फंसे हुए हैं, जहां जनाधिक्य, अल्प आय, गरीबी, बचत निवेश की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव कुछ ऐसी बाधक शक्तियां हैं जो इन देशों को इस भंवर से निकलने नहीं देती। Thus, a problem arises कि इन ऑब्स्टिकल्स या गतिरोधों को कैसे समाप्त किया जाए और ऐसा करने में डेवलपमेंट मॉडल या विकास का मॉडल क्या हो। इस दिशा में प्रथम प्रयास रोजेनस्टीन रोडन ने 1943 में अपने लेख के द्वारा किया। दूसरा प्रयास रैगनर नर्कसे ने 1953 में किया। बाद में अनेक विकास अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। इनमें आर्थर लुइस ने 1954 में, रॉस्ट्रोव ने 1960 में, मिंट ने 1967 में, लेवेंस्टीन ने 1963 के नाम उल्लेखनीय है। इन सभी अर्थशास्त्रियों ने थ्योरी ऑफ बैलेंस्ड ग्रोथ का कॉन्सेप्ट दिया। इस मॉडल की इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शंस को उजागर करते हुए ठीक इसके विपरीत एल्बर्ट हर्शमैन ने अनबैलेंस्ड ग्रोथ मॉडल प्रस्तुत किया। बैलेंस्ड ग्रोथ मॉडल विस्तृत आर्थिक क्रियाओं के नियोजित ढंग से बड़े पैमाने पर विस्तार से संबंधित है, जबकि अनबैलेंस्ड ग्रोथ मॉडल जानबूझकर किए गए असंतुलन के माध्यम से आर्थिक विकास करने से संबंधित है। रोजेनस्टीन रोडन का प्रबल धक्के का सिद्धांत अर्थात थ्योरी ऑफ बिग पुश, नर्कसे का डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एज सेविंग पोटेंशियल अर्थात छुपी हुई बेरोजगारी एक बचत संभाव्य, आर्थर लुइस का अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर असीमित श्रम पूर्ति सिद्धांत, मिंट व नेल्सन का लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप अर्थात निम्न संतुलन पाश दृष्टिकोण और लिविंगस्टीन का क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट्स आवश्यक न्यूनतम प्रयास डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट की राह बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हम रोडन का संतुलित आर्थिक विकास पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। जैसा कि पहले कहा, रोडन ने 1943 में अपने लेख द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट यूरोप में सर्वप्रथम बैलेंस ग्रोथ का विचार प्रस्तुत किया। इसके पश्चात 1961 में प्रकाशित अपने लेख के द्वारा यह बताया कि विनिर्माण क्षेत्र अर्थात मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के विकास से पहले सामाजिक ऊपरी लागतों या सोशल ओवरहेड कैपिटल या जिसको हम एसओसी भी कहते हैं, जैसे सतही यातायात, बिजली, ऊर्जा, बंदरगाह, पेयजल आपूर्ति इत्यादि में भारी विनियोग की आवश्यकता होती है। सोशल ओवरहेड कैपिटल के कुछ एसओसी की कुछ विशेषताएं होती हैं। प्रथम, तकनीकी कारणों से इनमें जो विनियोग किया जाता है वह अविभाज्य या इंडिविजिबल है, अर्थात जो भी निर्माण कार्य हाथ में लिया जाता है जब तक वह पूरा नहीं हो जाता उससे लाभ नहीं मिलता, इसे अधूरा नहीं छोड़ सकते। उदाहरण के लिए जैसे सड़क निर्माण या बिजली उत्पादन के प्लांट को पूरा करके ही छोड़ा जा सकता है, अन्यथा वे उपयोगी नहीं हो सकता। दूसरा, इन परियोजनाओं का आकार बहुत विस्तृत पाया जाता है। उदाहरण के लिए अगर जयपुर व दिल्ली के बीच सड़क बनानी है तो वह कम से कम 250 किलोमीटर लंबी होगी, जो दोनों स्थानों के बीच की दूरी है। जब तक यह पूरी नहीं होती इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। तीसरा, उपरोक्त कारणों से इन इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में बड़ी पूंजी विनियोग की आवश्यकता होती है, अर्थात लंपीनेस ऑफ कैपिटल की आवश्यकता होती है।
और चौथा, इन परियोजनाओं के निर्माण काल की अवधि अर्थात जेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा होता है, अनेक वर्षों का इनके निर्माण में समय लगता है। अतः इनसे प्रतिफल या रिटर्न्स प्राप्त करने में लंबे इंतज़ार की आवश्यकता पड़ती है। इन विशेषताओं के कारण इन परियोजनाओं का निर्माण सामान्यतया सरकार द्वारा ही संभव है। ऐसे भारी विनियोग को लाभप्रद बनाने हेतु इसके निर्माण के साथ साथ उत्पादक और उपभोग वस्तुओं के निर्माण हेतु उद्योगों की स्थापना तथा उनका विकास साथ साथ होना चाहिए, जिससे कि सड़कों, रेलवे, बिजली घरों में उत्पन्न अतिरिक्त क्षमता का उपयोग संभव है, जिससे एक दूसरे की पूरकता अर्थात कॉम्प्लीमेंटैरिटी का लाभ इकोनॉमी को मिल सके। परंतु प्रश्न यह उठता है, इन नए उद्योगों द्वारा उत्पन्न उत्पादन को कौन खरीदेगा? इस संबंध में रोडन का कहना है कि यदि पर्याप्त परियोजनाओं की शुरुआत एक साथ की जाए तो इनसे इतनी आय पैदा होगी जिससे उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की पूर्ति खप जाएगी। इस स्थिति में जेबी से का नियम सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड लागू होगा।